नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास उपन्यास पर बात करने वाले हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल। जी हाँ, मैला आंचल 1954 में आया और आते ही इसने जैसे हिंदी उपन्यास की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। इसे अक्सर हिंदी का पहला सफल आंचलिक उपन्यास कहा जाता है ना? हाँ। हाँ, कहा जाता है और काफी हद तक सही भी है। आंचलिकता को इन्होंने जिस तरह साधा वो कमाल था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। मतलब ऐसा लगता है जैसे आज़ादी के ठीक बाद का पूरा उत्तर बिहार का एक गांव मेरीगंज, वो जैसे जिंदा हो उठता है। सही कहा। वहाँ का समाज, वहाँ की राजनीति जो धीरे धीरे पैर पसार रही थी, लोगों के अंधविश्वास, उनकी छोटी छोटी खुशियाँ, दुख तकलीफें, सब कुछ। रेणु जी ने सिर्फ कहानी नहीं कही, उन्होंने उस अंचल की धड़कन को पकड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल, और इसमें वो कामयाब भी हुए। वहाँ की बोली बानी, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका के शब्द, लोकगीत, रीति रिवाज, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उसी मिट्टी से उपजा हो। पाठक जैसे उसी गांव में पहुंच जाता है। हाँ, तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। इसके जो जरूरी पहलू हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि 50 के दशक का ये उपन्यास आज भी क्यों प्रासंगिक है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। एक युवा डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रशांत, कलकत्ता से पढ़े लिखे। शहर की आराम की जिंदगी छोड़कर वो आते हैं एक पिछड़े गांव मेरीगंज में। हाँ, मलेरिया सेंटर खोलने, एक आदर्श लेकर के भाई लोगों की सेवा करनी है। बिल्कुल, एक आदर्शवाद है उनमें, लेकिन गांव पहुंचते ही उनका सामना होता है एक बिल्कुल अलग दुनिया से। हाँ, वो दुनिया जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से उपन्यास का जो मुख्य संघर्ष है वो शुरू हो जाता है। एक तरफ डॉक्टर प्रशांत की आधुनिक सोच, उनका विज्ञान है, और दूसरी तरफ गांव की सदियों पुरानी जड़ता, अंधविश्वास। गरीबी तो है ही। लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाने से पहले ओझा-गुनी के पास भागते हैं। झाड़ फूंक पर ज्यादा भरोसा है। तो प्रशांत का आना सिर्फ एक डॉक्टर का आना नहीं है, ये जैसे आधुनिकता और परंपरा की सीधी टक्कर है। हाँ, उनका जो आदर्शवाद है वो गांव की जमीनी हकीकत से टकराता है और वो हकीकत बहुत बहुत कठोर है। कोई रोमानी तस्वीर नहीं खींची है रेणु ने गांव की। गरीबी ऐसी कि मतलब तन ढकने को कपड़े नहीं है, पेट भरने को अनाज नहीं, और खेतों में जी तोड़ मेहनत, लेकिन उसका फल किसको मिलता है? हाँ, वो बिचौलिए या जमींदार ले जाते हैं। और इस सब के ऊपर वो जहरीला ढांचा, ऊंची जाति का दबदबा, नीची जातियों का शोषण, अपमान कदम कदम पर, मंदिरों में घुसने तक की मनाही। जी, रेणु ने बहुत बेबाकी से ये सब दिखाया है। ऊंची जातियों के टोले अलग हैं, दलितों के अलग, कुएं तक अलग है। तो ये एक तरह से सिर्फ कहानी नहीं, उस समय के समाज का आईना है। बिल्कुल, एक समाजशास्त्रीय अध्ययन जैसा लगता है। आजादी मिल गई है, लेकिन सामाजिक बराबरी वो अभी बहुत दूर है। और इसी गरीबी, इसी पिछड़ेपन के साथ बीमारियां जुड़ी हुई हैं। मलेरिया, कालाजार, हैजा, चेचक। हाँ, महामारियां फैलती हैं, लोग मरते हैं। और डॉक्टर प्रशांत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, टीके लगाना, दवा देना, सफाई के बारे में बताना। लेकिन लोग क्या मानते हैं? देवी का प्रकोप है। हाँ, या कोई बाहरी साजिश है, इलाज से कतराते हैं। प्रशांत को जल्दी ही समझ आ जाता है कि भाई बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं है, लोगों की सोच में भी गहरी बैठी हुई है। ये बहुत मार्मिक है। स्वास्थ्य का मुद्दा सिर्फ दवा का नहीं, वो सामाजिक चेतना से, शिक्षा से, भरोसे से जुड़ा है। और अंधविश्वास, वो सिर्फ अज्ञानता नहीं है, शायद वो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म भी है उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने उन्हें हमेशा हाशिए पर रखा। सही बात है। और इसी उथल-पुथल के बीच राजनीति भी आ जाती है गांव में। हाँ, देश नया नया आजाद हुआ है तो नई उम्मीदें हैं, नए नारे हैं। कांग्रेस, समाजवादी, कम्युनिस्ट, सब पार्टियों के कार्यकर्ता पहुंचते हैं गांव। बड़े बड़े भाषण होते हैं, किसानों को जमीन का हक दिलाने की बातें, क्रांति लाने के सपने। लेकिन जल्दी पता चलता है कि इन नारों के पीछे क्या है। निजी स्वार्थ, गुटबाजी, भ्रष्टाचार। हाँ, रेणु यहाँ किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेते, वो बस दिखा रहे हैं कि जमीन पर हो क्या रहा था। और वो दिखाते हैं कि सत्ता का चेहरा बदला पर चरित्र नहीं बदला। वही पुराने जमींदार, दबंग लोग पार्टियों का चोला पहनकर फिर से हावी हो गए। पंचायत चुनाव होते हैं तो उसमें वोट नहीं, लाठी चलती है, पैसा चलता है। ये आजादी के बाद का जो मोहभंग शुरू हुआ, उसका बहुत सटीक चित्रण है। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर के बड़ी बड़ी आदर्श गांव की कीचड़ भरी गलियों में आकर कैसे दम तोड़ देते हैं, ये रेणु दिखाते हैं। अच्छा, ये तो हुई गांव की बड़ी तस्वीर। समाज, राजनीति, अंधविश्वास,
लेकिन इसमें इंसानी रिश्ते भी तो हैं। हाँ, वो बहुत खूबसूरती से बुने गए हैं। खुद डॉक्टर प्रशांत की अपनी कहानी है, उनका अकेलापन, उनका अंदरूनी संघर्ष। गांव की एक पढ़ी लिखी विधवा है कमला, उसके प्रति उनका एक झुकाव होता है, एक अनकहा सा रिश्ता। लेकिन समाज की बंदिशें हैं, प्रशांत की अपनी हिचक है, वो रिश्ता खुलकर सामने नहीं आ पाता। और महिला पात्र, उनका चित्रण कैसा है? बहुत सशक्त और मार्मिक। वो सिर्फ बेचारी नहीं है, उनमें संघर्ष है, सहनशीलता है। चाहे वो बावनदास की माँ हो, तहसीलदार की बेटी कमला हो या खेतों में काम करने वाली संथाल औरतें हों। हर किसी की अपनी कहानी, अपना दर्द। हाँ, कोई पति के जुल्म सह रही है, कोई गरीबी से लड़ रही है, कोई जाति का अपमान झेल रही है। उनका जीवन गांव की नस नस में बसे दर्द को दिखाता है। रेणु ने जैसे उनकी खामोश पीड़ा को आवाज दी है। बिल्कुल। और एक चीज जो इस उपन्यास को एकदम खास बनाती है वो है इसकी भाषा और लोक संस्कृति का इस्तेमाल। हाँ, ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव ही बोल रहा हो। मैथिली, भोजपुरी, अंगिका के शब्द, कहावतें, मुहावरे एकदम स्वाभाविक ढंग से आते हैं। और वो लोकगीत चैता, कजरी, बिरहा, सोहर कहानी के साथ साथ चलते हैं। कभी दुख में साथ देते हैं, कभी खुशी में, कभी ताना मारते हैं। इसी को आंचलिकता कहा गया है ना? हाँ, यही है। और ये सिर्फ एक लिखने का स्टाइल नहीं है, ये रेणु का नजरिया है। वो मानते थे कि किसी जगह की सच्ची कहानी, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोक जीवन के बिना कहीं ही नहीं जा सकती। उन्होंने सिर्फ बताया नहीं बल्कि महसूस कराया है। बिल्कुल, उस जगह की गंध, उसका संगीत, उसका पूरा एहसास सब जीवंत हो उठता है। पढ़ते पढ़ते लगता है हम भी मेरीगंज की धूल भरी गलियों में पहुंच गए हैं। वहाँ के लोगों के साथ हंस रहे हैं, रो रहे हैं। हाँ, ये उपन्यास पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डॉक्टर प्रशांत का वो शुरुआती जोश वो थोड़ा ठंडा पड़ता है। हाँ, उनके आदर्शवाद पर यथार्थ की धूल जमने लगती है। उन्हें समझ आता है कि गांव की समस्याएं कितनी गहरी हैं, कितनी उलझी हुई हैं। गरीबी, जातिवाद, अंधविश्वास, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इन्हें बदलना आसान नहीं है। उनका वो उत्साह धीरे धीरे मोह भंग में बदलता है। वो निराश होते हैं, थकते भी हैं, पर शायद हार नहीं मानते पूरी तरह। और यही उपन्यास का यथार्थवाद सामने आता है। रेणु कोई फिल्मी हैप्पी एंडिंग नहीं देते, कोई चमत्कारी समाधान नहीं है। डॉक्टर प्रशांत अकेले पूरे गांव को बदल नहीं पाते। ये दिखाता है कि सामाजिक बदलाव कितना मुश्किल काम है। हाँ, ये एक धीमी प्रक्रिया है, जटिल है, अक्सर निराशाजनक भी होती है। इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति का आदर्शवाद काफी नहीं है। व्यवस्था में बदलाव चाहिए, सामूहिक चेतना चाहिए। उपन्यास का अंत थोड़ा अधूरा सा लगता है, लेकिन शायद यही सच के ज्यादा करीब है। बिल्कुल। अब आते हैं इसके शीर्षक पर, मैला आंचल। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, इसका क्या मतलब समझा जाए? आंचल तो माँ की ममता, स्नेह, सुरक्षा का प्रतीक है। हाँ, आंचल मतलब पोषण, जुड़ाव, अपनी धरती, मातृभूमि। लेकिन ये आंचल मैला है। मैला? किस चीज से मैला? गरीबी से, अज्ञानता से, अंधविश्वास से, शोषण से, जातिवाद के कीचड़ से, राजनीति के भ्रष्टाचार से। इन सब चीजों से मैला है। तो ये शीर्षक एक साथ दो बातें कह रहा है। गांव का अपनापन, उसकी सुंदरता, और साथ ही उसकी कड़वी सच्चाई, उसकी गंदगी। हाँ, भारत माँ का वो आंचल जो आजादी के बाद भी मैला ही है। बहुत गहरा प्रतीक है ये। समीक्षकों ने तो इसे बहुत सराहा था। कहते हैं गोदान के बाद अगर किसी ने गांव के यथार्थ को इतनी ताकत से पकड़ा तो वो यही उपन्यास है। हाँ, इसे आजादी के बाद के मोहभंग का महाकाव्य भी कहा गया और हिंदी के आंचलिक उपन्यासों का मील का पत्थर यानी मैग्ना कार्टा। तो इसका महत्व सिर्फ साहित्यिक ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐतिहासिक भी है, समाजशास्त्रीय भी है। ये हमें आजादी के ठीक बाद के भारत की नब्ज समझने में मदद करता है। गांव में क्या चल रहा था, लोगों की उम्मीदें क्या थीं, वो किन मुश्किलों से जूझ रहे थे। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या वो मैल आज पूरी तरह साफ हो गया है, या उसने बस अपना रूप बदल लिया है। कई मुद्दे जो रेणु ने उठाए वो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो मैलांचल हमें आज़ादी के बाद के भारतीय गांव की एक बहुत ही कच्ची, बेलाग और कई बार बेरहम तस्वीर दिखाता है। हाँ, डॉक्टर प्रशांत का आदर्शवाद और उसका गांव की सच्चाइयों से टकराव, राजनीति का खोखलापन, अंधविश्वास की जड़ें, जाति का जहर, और इन सब के बीच वो लोक संस्कृति की धारा, वो इंसानी रिश्ते,
ये सब मिलकर इसे एक बहुत यादगार उपन्यास बनाते हैं। और ये एक जरूरी सबक भी देता है कि सामाजिक बदलाव सिर्फ नारों से या किसी एक हीरो के आने से नहीं होता। उसके लिए जमीन की समझ चाहिए, लोगों की सोच में बदलाव चाहिए और व्यवस्था के स्तर पर काम करने की जरूरत है। रेणु का यथार्थवाद हमें आसान जवाबों के बजाय मुश्किल सवालों के सामने खड़ा करता है। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। हाँ, देखिए, रेणु ने सिर्फ मैला यानी गंदगी को ही नहीं दिखाया, उन्होंने उस आंचल को भी बहुत शिद्दत से दिखाया है। वो लोक संस्कृति, वो आपसी जुड़ाव, वो मिट्टी की सौंधी गंध, जो तमाम मुश्किलों के बाद भी लोगों को बांधे रखती है। हाँ, वो गंदगी और वो जुड़ाव दोनों हैं। तो सवाल ये है कि आज जब हम विकास की, प्रगति की बात करते हैं, तो क्या हम इस दोहरेपन को समझते हैं? कैसे हम उस मैल को साफ करने की कोशिश करें, लेकिन साथ ही उस आंचल की गर्माहट, उसकी जड़ों को, उसके सामुदायिक ताने बाने को भी बचाए रखें? ये संतुलन कैसे सधे? शायद ये आज के भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।